In 1800, the world first electrical arc has been invented. 18वीं सदी में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल आर्क बनाया गया था. 1800 सदी से लेके 80 साल बाद आफ्टर 80 years इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग हैज़ बीन इन्वेंटेड. उस आर्क को लेकर 80 साल बाद उसी आर्क से इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का इन्वेंशन किया गया. Since then, we are using the electrical welding in various phenomena. हमने arc welding का इस्तेमाल उसके बाद हर जगह करना शुरू कर दिया. And because of arc welding only, in 1920, in World War I, it was very easy to fabricate the large amount of ships, aircrafts, and the big guns used in World War I. And that what made the industrial revolution on fabrication. फैब्रिकेशन में उस समय के बाद से वेल्डिंग में काफ़ी सारे डेवलपमेंट आए हैं. नाउ वी कैन डू वेल्डिंग इवन अंडर वाटर ऑल्सो. व्हाई वी आर स्टडिंग दिस वेल्डिंग चैप्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? बिकॉज द आर्क वेल्डिंग एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, दे आर ऑल्सो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज द मेजर पावर सोर्स. उनका मेजर पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी ही है. एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग दिस वेल्डिंग फेनोमेना. इस वेल्डिंग फेनोमेना का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. As always, let's go in detail. Okay, so as we all know that welding is the process of joining two metal with the help of heat. यानी कि दो मेटल पीसेस को हीट करके एक साथ जॉइन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वेल्डिंग कहते हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग नाउ डेज. फैब्रिकेशन में वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि वी हैव गैस वेल्डिंग, वी हैव इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग एंड वी हैव थर्मिट वेल्डिंग. ये तीन वेल्डिंग है जो बेसिकली हम किसी भी फैब्रिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं. सो इन ऑल दैट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वी आर ओनली हैव कंसर्न अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज आर्क वेल्डिंग. बिकॉज उन तीनों वेल्डिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी एज अ पावर सोर्स यूज़ करता है. सो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, इन विच यू प्रोड्यूस द हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो आपका दो मेटल जॉइन होता है वो हीट एक इलेक्ट्रिसिटी पावर सोर्स से लिया जाता है. सो लाइक वी ऑलरेडी सीन दैट वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल्स इन विच यू हीट द टू मेटल्स and join them together with the help of external pressure. This is the first definition, and another definition is also there in which you heat both the metal joints at a particular temperature where it starts to melt. You heat those two metals up to their molten states. उन दोनों मेटल को आप उसके मोल्टेन जहाँ पे भी जॉइंट आपको लगाना है उस जॉइंट को आप इतना हीट कर देते हैं सो दैट उस जॉइंट में मोल्टेन स्टेट तक मेटल पहुंच जाए. उसके बाद जब वो मोल्टेन स्टेट पे पहुंचेगा, यानी जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, वैसे ही आप वेल्डिंग प्रोसेस को बंद कर देंगे. जिससे कि क्या होगा, आफ्टर दैट, आफ्टर रीचिंग द मोल्टेन स्टेट, द टू मेटल विल जॉइन टुगेदर, एंड व्हेन इट विल स्टार्ट जॉइनिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दैट मोल्टेन स्टेट, यू स्टॉप द वेल्डिंग एंड मेक द मेटल कूल्ड डाउन. That particular process known as fusion of welding. Fusion welding कहा जाता है उसे, in which you use the molten state to join together the two metal parts. So those are the welding definitions of fusion welding as well as your plastic welding, or you can say a normal welding process. Now in electrical system we have two types of welding, that is arc welding and resistance welding. In arc welding we produces the heat in the form of arc, and in resistance welding we actually passes a very high current in the metal joint. So in these two we will first discuss about what exactly is arc welding. After this particular topic we will move to the next welding, that is resistance welding. आर्क वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग है जिसमें आप हीट जो प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू जॉइन द मेटल्स, आप जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो हीट एक आर्क के फॉर्म में आप प्रोड्यूस करते हैं. बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप दो मेटल को जॉइन करने के लिए उनके बीच में एक हाई करंट फ्लो करवाते हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू. बट नाउ फर्स्ट see what exactly is arc welding. Arc welding is the process of joining two metals by generating heat in the form of arc. Basically in 1800s arc, पहला इलेक्ट्रिक आर्क का इन्वेंशन किया गया था. आफ्टर दैट इन 1880, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, 1880 वी हैड आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग सिस्टम. इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर फॉलो करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ये एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर यानी इसका एक बेसिक डायग्राम है जो इन सारे टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग में फॉलो होता है. सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू हैव अ वेल्डिंग प्लांट जिससे एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर निकल रहा होगा, और दैट कैन बी दिस AC वेल्डिंग प्लांट, दैट कैन बी AC वेल्डिंग प्लांट एंड DC वेल्डिंग प्लांट. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो इन दैट वेल्डिंग प्लांट यू हैव टू वायर्स, दैट इज पॉजिटिव वायर एंड नेगेटिव वायर.
द पॉजिटिव वायर इज गोइंग टू द इलेक्ट्रोड होल्डर, वो एक इलेक्ट्रोड होल्डर के पास जाता है जिससे कि एक इलेक्ट्रोड निकल रहा होता है। वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोड होल्डर, यानी कि आप बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रोड ही आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इन दैट इलेक्ट्रोड इज ओनली योर पॉजिटिव पॉइंट। नाउ द नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू द वर्क स्पेस, जहाँ पे आपको दो मेटल को ज्वाइन करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नेगेटिव दे देते हैं। यानी कि सपोज दीज टू मेटल यू हैव टू ज्वाइन, और ये बीच में जो लाइन आपको दिख रहा है दैट पर्टिकुलर लाइन इज योर जॉइंट विच दीज टू मेटल आर बीइंग जॉइंट टुगेदर। इस जॉइंट से ये दोनों मेटल एक दूसरे के पास जुड़ रहे हैं। सो इस जॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रोड को रखा, उस जॉइंट, वो जो जॉइंट है और इलेक्ट्रोड के बीच में देयर इज अ गैप। यू कैन सी पॉजिटिव जो है हमारा इलेक्ट्रोड को दे दिया मैंने, नेगेटिव उस प्लेट को ही दे दिया, उस पूरे वर्क स्पेस को मैंने नेगेटिव दे दिया। जैसे ही मैं वेल्डिंग प्लांट को ऑन करूंगा, द मोमेंट आई स्विच ऑन द वेल्डिंग प्लांट, the positive and negative terminal are being joined together with a certain air gap. उन दोनों positive और negative terminal के बीच में एक air gap होगा. In that air gap, what will happen? The electrons will try to transfer from the positive to negative और negative to positive. दोनों electrons जो होंगे jump करेंगे, jump करके continuity बनाने की कोशिश करेंगे, आपके उस पूरे circuit में continuity बनाने की कोशिश करेंगे. So what will happen? The electron will start jumping in the air. So whenever the electrons start jumping in the air in order to complete conduction, in that particular case arc is generated. उस टाइम पे arc generate होता है आपके उस air gap. So जब भी इस welding plant को on किया जाता है, that arc is being generated in the joints. उस वो arc से क्या होता है, जैसे ही वो arc generate होता है, the temperature ultimately rises up to 3500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाता है, जिससे कि क्या होता है, 25% ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका 25% ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट होता है यहाँ से मेल्ट होना। इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मेल्ट होकर आपके इस जॉइंट पे डिपॉजिट होता है, और जो आर्क उस जॉइंट पे लग रहा है उसमें भी करीब 75% ऑफ द जॉइंट इज़ बीइंग मेल्टेड। यानी कुछ पार्ट इलेक्ट्रोड का उस जॉइंट में चला जाता है और कुछ पार्ट उस मेटल का भी वहाँ पे गल के रह जाता है। सो जब वो दोनों इलेक्ट्रोड का गला हुआ पार्ट और मेटल का गला पार्ट एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, और ये जब पूरा जॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, उसके बाद द मोमेंट आई स्विच ऑफ द वेल्डिंग प्लांट, उसको ठंडा होने जब दिया जाएगा, सो दैट पर्टिकुलर मोल्टेन मेटल, जिसमें कि इलेक्ट्रोड का भी कुछ पार्ट है और उस जॉइंट का भी कुछ पार्ट है, वो दोनों मिक्स होके एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज। इट इज द प्रोसेस व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एनी वेल्डिंग प्लांट, द पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड, द नेगेटिव इज कनेक्टेड to your workspace. Whenever the welding plant is started, there is a gap in between the electrode and the working plant. The arc is generated in the air gap. Because of the arc, the temperature in the workspace rises up to 3500 degrees Celsius, which results in melting of electrode as well as melting of the joint. And after switching off the welding plant, that melted part of electrode and melted part of joint are joined together with the help of fusion. And जैसा कि हमने देखा, electrical welding has two different forms, like electrical arc welding and electrical resistance welding. Electrical resistance welding also have 5 types, that is butt welding, flash welding, spot welding, projection welding and seam welding. Like that, in case of arc welding is also divided into 4 parts, that is your metal arc welding, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड हीलियम आर्गन वेल्डिंग। इसी हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, इन विच मोर और लेस द प्रोसेस इज यूजुअली सेम। द प्रोसेस इज ओनली दिस। ये जो है आपके सभी आर्क वेल्डिंग में ये प्रोसेस कॉमन होगा। कुछ चीज़ें जो है इन सभी प्रोसेस में चेंज होंगे, जैसे इलेक्ट्रोड मैकेनिज्म चेंज होगा, देन यू हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस विल बी देयर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग, बट द मेन phenomena will be only this. Now if you are using electrical energy as a part of welding, then हमारे पास electricity 2 तरह के होते हैं, AC and DC. But the question arises, which one is better, AC or DC? The answer of this is not specific. Totally depends upon the metal that you are using, which type of process you want, which type of welding you want to do. उस तरह से आप AC और DC welding को decide करते हैं कि आपको कौन सा welding करना है. But arc welding can be done in both types of sources. But now let's see what are the advantage and disadvantage of AC and DC arc welding. So as now you can see we have 2 types of sources now, AC and DC. So for both type of welding we have different types of welding plant. जैसा कि हमने previous diagram में देखा कि welding plant से ही आपके positive और negative connections निकलते हैं. So that welding plant is responsible to generate that particular amount of electricity from which you will do the welding. So in case of, let's first take the example of DC. DC में जो welding plant होता है उसके अंदर आखिर basically होता क्या? So in the first case you can see that there is an induction motor. The AC is fed to induction motor. वो AC को हम induction motor में देते हैं. That induction motor is being coupled with a differential DC compound generator.
So it's a generator, it will generate electricity. That generated electricity supply is being taken to the welding workspace. उसी से जो पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है उसमें से हम लोग नेगेटिव दे देंगे प्लांट को और पॉजिटिव दे देंगे इलेक्ट्रोड को, सो दैट इलेक्ट्रोड और प्लांट के बीच में एक आर्क पैदा हो, वो आर्क से आपका जो वर्क है वो वेल्ड हो जाए. That positive and negative supply will be taken in the workspace, in which the negative supply will be given to the holder, electron holder, electrode holder, and the positive supply is given to the working plant, from which you will create an arc between them and you will start welding the two metal joints. But अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड जनरेटर क्यों लिया गया, और अगर ये डीसी सप्लाई है तो इसमें मैं इलेक्ट्रोड और वर्कस्पेस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर सकता हूँ और वर्कस्पेस को नेगेटिव, या इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर सकता हूँ और वर्कस्पेस को पॉजिटिव कर सकता हूँ. सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? लेट्स फर्स्ट सी व्हाई वी हैव डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर. इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, सबसे पहला केस आपको ये जानना ज़रूरी है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में, किसी भी वेल्डिंग प्लांट में, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, यू शुड हैव अ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जैसे ही आप सप्लाई को ऑन करेंगे, द मोमेंट यू स्विच ऑन द सप्लाई, वर्कस्पेस में इलेक्ट्रोड और वर्कस्पेस के बीच में आर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट आर्क स्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिस पॉइंट पे आर्क क्रिएट होगा, उस पॉइंट को हम लोग, उस वोल्टेज पॉइंट को आर्क स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहा जाता है. Now the moment the arc is generated, after that the voltage is known as arc voltage. जब आर्क स्ट्राइक हो जाता है, उसके बाद जब आर्क क्रिएट हो जाता है, सो उस आर्क के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होता है, दैट वोल्टेज इज नोन एज आर्क वोल्टेज. ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि सपोज यू हैव अ आर्क स्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, देन आफ्टर द आर्क स्ट्राइकिंग वोल्टेज द वोल्टेज शुड स्टार्ट डिक्रीज एंड गो अप टू 25 to 30 वोल्ट. यानी कि जैसे ही आपका आर्क जो है स्टार्ट होता है, स्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका 100 होना चाहिए, बट जैसे ही आर्क चालू हो गया, आर्क स्टार्टेड नाउ, द वोल्टेज अक्रॉस द आर्क शुड बी रिड्यूस टू 25 and 30 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट वेल्डिंग करंट. सो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स में होना ज़रूरी है, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो. इसका जनरली मतलब यही है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आर्क स्ट्राइक करता है, वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए. वंस द आर्क इज स्टार्टेड, द वोल्टेज शुड बी लो. तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग अ डिफरेंशियल DC कंपाउंड मोटर, जिसमें जैसे ही आपका आर्क स्टार्ट होता है, जैसे ही आप वेल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग योर वेल्डिंग, your voltage starts decreasing, your current start increasing. Because of this characteristics, we are taking differential compound generator in case of a DC system. Now इस DC system में मैंने ये दो और चीज़ें लिखी हैं, DCEP and DCEN. डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई जनरेटर से निकल रहा है, दैट पॉजिटिव सप्लाई विल बी गिवन टू दिस, दैट पॉजिटिव सप्लाई विल बी गिवन टू द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क स्पेस विल बी नेगेटिव. अब ठीक इसका उल्टा जब कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोड वाले वायर को अगर मैं नेगेटिव दूँ और वर्कस्पेस वाले वायर को मैं अगर पॉजिटिव दूँ, दैट पर्टिकुलर केस विल बिकम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव. अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. बेसिकली डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव DC सप्लाई सिस्टम जो है वो हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी रिक्वायर हाई पेनिट्रेशन. जब भी उस मेटल में, सपोज इट्स अ वेरी हार्ड मेटल, यू नीड अ हाई पेनिट्रेशन इन ऑर्डर टू वेल्ड द टू मेटल जॉइंट्स. आपको पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, आपको बहुत गहरा वेल्ड करना है. सो इन दैट केस यू विल यूज़ DCEP. एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ों में आप DCEP यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं. बट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव आपको वहाँ यूज़ करते हैं व्हेन यू डोंट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन आपको नहीं चाहिए. जैसे थिन मेटल शीट, पतला शीट है, उसमें आप अगर ज़्यादा डीप वेल्डिंग कर दिए तो वो मेटल शीट ही कट जाएगा. सो इन दैट केस यू विल यूज़ DCEN. DC में ये ऑप्शन आपके पास है, यू कैन चेंज द positive and negative terminal in order to vary the penetration thickness of welding. So in case of AC now, the input 230 volt will be connected to the primary of a transformer. Input में हमें एक primary में हम एक 230 volt supply देते हैं. That 230 volt supply will be stepped down to 100 volt. वो 230 volt को हम step down करके 100 कर देते हैं. Question यहाँ आता है कि why we are using a step down voltage transformer? Because step down voltage transformer में secondary side पे voltage decrease कर दिया जाता है. So if you are decreasing the voltage in order to maintain the power को maintain करने के लिए आपको वहाँ पे हाई करंट यूज़ करना पड़ेगा. सो सेकेंडरी विल हैव अ हाई करंट in case of a AC system. वही तो, that is the ultimate requirement, that you should have a high current in order to
डू द आर्क वेल्डिंग। सो उस प्राइमरी को जब सेकेंडरी में स्टेप डाउन वोल्टेज कर दिया जाता है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टर है। देयर इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेकेंडरी के साथ सीरीज में एक इंडक्टिव रिएक्टर लगाया जाता है, जो कि क्या करेगा, आपको ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक देगा। यानी कि जैसे ही आर्क स्ट्राइकिंग वोल्टेज आएगा वो करीब करीब 100 वोल्ट रहेगा, बट जैसे ही द मोमेंट द आर्क स्टार्टेड द वोल्टेज विल बी स्टेप डाउन टू 25 एंड 30। जो आर्क का वोल्टेज होगा 25 से 30 हो जाएगा। सो दैट अल्टीमेटली द ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक विल बी गिवन बाय द रेगुलेटर और रिएक्टर दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेकेंडरी। एसी आर्क वेल्डिंग सिस्टम वी आर यूजिंग व्हेनेवर वी रिक्वायर अ मीडियम पेनिट्रेशन। जब भी हमें एक मीडियम पेनिट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी वेल्डिंग में, सो वी ऑलवेज prefer AC welding over DC welding. AC welding is suitable for all types of you can say cast iron and stainless steel. जितने भी तरह के metals हैं उसमें AC welding किया जा सकता है। Again, if you want to choose between AC and DC, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर होगा, that is totally depends upon your preference. बहुत सारे ऐसे advantageous ऐसे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं जिससे कि आज के टाइम में हम हर मेटल को you can use either AC and either DC in order to get your welding system. In case of disadvantage, DC system has a very big disadvantage because this system cost is very high. आपको जब ये DC मोटर और DC कंपाउंड जनरेटर का जो सेट बनाना पड़ेगा उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वही सेम कैपेसिटी का अगर आप AC वेल्डिंग सिस्टम बनाएंगे तो इसके आधे रेट में वो बन जाएगा। So that is what the disadvantage of a DC system is. I think AC system does not have that type of a disadvantage. Suppose you want to use more than one welding station on a single power source, यानी कि घर में आप एक ही स्विच बोर्ड से 4-5 वेल्डिंग स्टेशन चलाना चाहते हैं, बिल्कुल दैट इज़ पॉसिबल, बट यू शुड हैव अ रेगुलेटर। वो रेगुलेटर वहाँ पे आपको लगाना होगा या फिर आपको एक सीरीज़ में एक बैलेस्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि जिससे कि आपका इनपुट वोल्टेज में जो भी वेरिएशंस होंगे उससे आपके बाकी सारे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कोई डिसएडवांटेज ना पहुंचे। सो नाउ इन केस ऑफ मेटेलिक आर्क वेल्डिंग द प्रोसेस इज अगेन द सेम दैट वी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन। इसमें भी प्रोसेस वही है जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, व्हाई इट इज नोन एज मेटेलिक आर्क वेल्डिंग? बिकॉज द इलेक्ट्रोड दैट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द इलेक्ट्रोड दैट वी आर यूजिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल। जो इलेक्ट्रोड हम उस पर्टिकुलर वेल्डिंग में यूज करते हैं, दैट इलेक्ट्रोड इज हैविंग द मटेरियल एज अ मेटल। वो इलेक्ट्रोड भी एक मेटल होता है। इन दैट पर्टिकुलर system, the workspace, as you can see in the diagram, the workspace and the electrode is being given a AC or a DC supply. दोनों के बीच में एक AC और DC supply दिया जाता है, दोनों में से कोई भी supply you can use. So if you use the electrode near to the metallic surface, जिस particular point पे आपको उसको join करना है, so if you use the electrode in a very small distance between the workspace and the electrode, the arc is being produces. So जब वो आर्क प्रोड्यूस होता है, वो आर्क यूजुअली इंक्रीज टेम्परेचर अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस। सो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द पार्ट ऑफ द मोल्टेन स्टेट, यानी ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट जो है दैट इन द डायग्राम यू कैन सी द जॉइंट इज ऑल्सो गेटिंग मोल्टेन स्टेट। वो जो जॉइंट है वो भी मोल्टेन स्टेट पे जा रहा है एंड योर इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो मेल्टिंग। सो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, वहाँ पे एक मेटल डिपोजिट हुआ जा रहा है जो मेटल उन दोनों जॉइंट को फ्यूज कर देगा एक दूसरे के साथ। सो दैट पर्टिकुलर केस इज नोन एज आर्क वेल्डिंग। देयर इज ऑल्सो वन थिंग दैट इज फ्लक्स। एक फ्लक्स भी उस इलेक्ट्रोड, जब भी किसी इलेक्ट्रोड को हम एज यू कैन सी एज इन द डायग्राम ऑफ दैट मेटालिक आर्क वेल्डिंग, अगर ये एक इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं जिसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जो एक आर्क प्रोड्यूस करता है आपके वर्क स्पेस पे, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग में हम एक फ्लक्स देते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वी यूज अ फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड in order to prevent corrosion or contamination in the work। वो दोनों जॉइंट के बीच में जो मोल्टेन एंड मेटल एक दूसरे को फ्यूज करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो मोल्टेन मेटल में कहीं कुछ क्रैक्स ना आ जाए, कहीं कॉन्टैमिनेट ना हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो जाए, जिसके चलते वो दोनों जॉइंट जो जॉइंट वहाँ पे बनता है, द जॉइंट शुडेंट बी ब्रिटल। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसे उठाया और ऐसे जोर से पटक दिया तो वो दोनों के बीच का जॉइंट खुल भी सकता है। So that is a brittle joint because of contamination, because of oxidation, because of external pressure and temperature difference. वो जो joint होता है वो उतना perfect नहीं होता। In order to prevent the oxidation and contamination of the joint, of the molten joint, we uses a flux। जो एक flux जो है वो हम electrode के outer surface पे use करते हैं। The flux is also being deposited in the joint। flux भी उस joint में deposit हो जाता है मेल्ट होकर। So आपको उसे या तो metallic brush से या फिर you can use a hammer in order to get rid of that particular flux from the molten joint part। This particular arc welding system on upgradation, उसके बाद उसे अपग्रेड किया गया और इसी प्रोसेस को अपग्रेडेशन के बाद we named as MIG welding, that is metal inert gas welding। metal inert gas arc welding is a type of arc welding। इसमें अभी जो हमने प्रोसेस समझा और MIG वेल्डिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। द डिफरेंस इज दिस फ्लक्स।
In order to prevent the contamination, we use a flux in case of metallic arc welding. Metallic arc welding में हम contamination prevent करने के लिए flux use करते हैं, but MIG welding में only difference is we use a type of inert gas on the outer surface of the electrode. electrode के ऊपर अब जब वो welding प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक इनर्ट गैस उस इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लो कराते हुए रहेंगे, जिसका काम भी वही है जो मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का था. इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक जॉइंट. जो जॉइंट पे जहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड होने के बाद उसमें कोई कंटामिनेशन ना रहे, उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक इनर्ट गैस फ्लो करा रहे हैं. सो अब क्वेश्चन आया कि सर मिग वेल्डिंग और मेटेलिक आर्क वेल्डिंग अगर एक ही चीज़ कर रहा है, एक में फ्लक्स यूज़ होता है, एक में एक इनर्ट गैस यूज़ कर सकते हैं. सो वाई वी आर यूजिंग, द ओनली रीज़न वाई वी आर यूजिंग मिग वेल्डिंग नाउ डेज, बिकॉज मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में हमें वेल्डिंग होने के बाद वी हैव टू रब दैट पर्टिकुलर जॉइंट. उस जॉइंट को हमने रब किया, उस जॉइंट को हमें रब करना पड़ता था मेटेलिक वायर से, हैमर से उसे उसके डिपोजिशन को हटाना पड़ता था, फ्लक्स को रिमूव करना पड़ता था. बट इन केस ऑफ मिग वेल्डिंग जिसमें हम लोग फ्लक्स के जगह एक इनर्ट गैस यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमें उस तरह का कोई भी ऑपरेशन करना नहीं पड़ता. दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वर्क एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ऑटोमेट द वेल्डिंग प्रोसेस. जितने भी आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 6 एक्सिस रोबोट यूज़ होते हैं, दे यूजेज अ मिग वेल्डिंग प्रोसेस. दे ऑल्सो यूजेज अ मिग वेल्डिंग प्रोसेस बिकॉज वो ईजी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क डिपोजिशन के लिए रबिंग या हैमरिंग का दरकार नहीं पड़ता. दैट इज़ वॉट मिग वेल्डिंग एंड मेटेलिक आर्क वेल्डिंग इज. Now in case of a carbon arc welding, as you can see in the diagram, the electrode that we'll use in this case is carbon. जो electrode यहाँ पे हम use करेंगे in order to do the arc welding will be the carbon. It is also can be a type of consumable as also can be a type of non-consumable, जिसमें एक अलग से filler का भी यूज़ होता है. उसमें भी टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. उसमें भी या तो आप फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं या फ्लक्स यूज़ नहीं कर सकते. But the main difference between a carbon arc welding is that it can only be used with a DC power supply. डीसी पावर सप्लाई में ही इसे यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ मेनली बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट द कार्बन एलॉयज. कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस, इसमें प्रोसेस वही है, द आर्क इज गेटिंग स्ट्राइक्ड बिटवीन द कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क स्पेस. इन दैट पर्टिकुलर वर्क स्पेस यू विल ऑलवेज हैव अ कार्बन एलॉय, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन एलॉय को ही ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. So that arc will produce a high temperature. Because of that high temperature, the workspace, the joint starts melting. With that particular joint, the electrode will also start melting, and together they form a joint and welding process is completed. So this is the process of carbon arc welding, in which the only difference we have is we use electrode as a carbon and we can use the power as a DC power supply. सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक द कार्बन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड आप वहाँ पे कार्बन यूज़ करेंगे, यू हैव टू मेक दिस अ नेगेटिव पोटेंशियल. यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड को आपको नेगेटिव टर्मिनल देना पड़ेगा. अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया कार्बन को और वर्क स्पेस को नेगेटिव दे दिया तो आपका जो जॉइंट है वो ब्रिटल हो जाएगा. ब्रिटल यानी वो बहुत ही कमज़ोर होगा, आप उसे लेके एक बार पटक देंगे तो वो टूट जाएगा. नाउ इन केस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक्चुअली देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स. वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड जो हैं, उनके बीच में एक आर्क क्रिएट किया जाता है. ये आर्क जो है एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड से क्रिएट किया जाता है. वो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी दैट द आर्क इज फॉर्मिंग बिटवीन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड. जब आर्क स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो आर्क के आसपास हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराया जाता है. एट द हाइड्रोजन गैस इज बीइंग फ्लोड इन द नियर एटमॉस्फेयर ऑफ द आर्क. उससे क्या होगा, द आर्क विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज द एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के एटम को वो तोड़ने का कोशिश करेगा, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, विच इज़ नियरली अबाउट 3500 जो होता ही है नॉर्मली. और हाइड्रोजन के एटम को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से 4000 या 3500 का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अगेन टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है, तो दैट मेटल जॉइंट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड दे विल ट्राई टू फ्यूज टुगेदर. बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है. यानी कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो दोनों से जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोड डिक्रीज नहीं होता. बाकी सारे वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड इज डिक्रीजिंग, बट नाउ इन दिस केस टंगस्टन इज नॉन कंज्यूमेबल. यानी वो डिक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही है जितना था. तो उस पर्टिकुलर जॉइंट को फ्यूज़ करने के लिए तो आपको कोई मेटल चाहिए ना, जैसे कि बाकी सारे आर्क वेल्डिंग में हमने देखा, यू हैव टू हैव अ सर्टेन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड दैट विल मेल्ट इन द जॉइंट. सो उस केस के लिए वहाँ पे यू कैन सी वी यूज़ अ फिलर. वहाँ पे एक एक्सटर्नल फिलर यूज़ होता है जो कि अल्टीमेटली इस जॉइंट पे मेल्ट हो जाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, विच इज अ डिफरेंट टाइप इन ऑल दोज 4 इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग. नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्गन हीलियम आर्क वेल्डिंग,
In this type of welding, the electrode is again tungsten, like in atomic hydrogen, उसमें भी electrode tungsten था. In this case also the electrode is also a tungsten electrode. It is also a type of non-consumable. इसका मतलब इसमें भी electrode non-consumable है, तो इसमें भी एक filler होना जरूरी है. You can see in the diagram there is also a filler in case of argon arc welding. This process in this is again same as carbon arc welding and your metallic arc welding. The electrode is placed with a certain distance from the workspace. The arc is produced between the tungsten electrode and the workspace. The joint starts melting and the filler also starts melting together with them, and the joint melt together and melt with the electrode, mixed with the electrode, and then solidifies to complete the process of welding. But there is a catch in this. एक catch यहाँ पे ये है कि why we are having argon and helium. Name argon and helium क्यों दिया गया? Because in order to prevent the contamination, जैसे कि हमने मेटेलिक में देखा था, पहले हमने फ्लक्स यूज़ किया, उसके बाद हमने उसमें एक इनर्ट गैस यूज़ किया. लाइक दैट वाइज आर्गन हीलियम फ्लक्स में यहाँ पे हम एक आर्गन गैस जो होता है उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ फ्लो कराते हैं इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग. जब आर्क क्रिएट होता है तो उस आर्क के आसपास आर्गन या फिर हीलियम गैस को फ्लो कराया जाता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू prevent the contamination, the oxidation, and make that joint stronger, we use the flux of argon and neon inert gas in this particular arc welding system. इसको भी AC और DC दोनों में use किया जा सकता है. It also requires a filler in order to proceed with the welding process, and it also produces the heat because of the arc. यहाँ पे heat जो produce होता है वो arc के चलते ही produce होता है. So this is all about your आर्गन एंड हीलियम आर्क वेल्डिंग. किसी भी प्रोसेस में, किसी भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में द वोल्टेज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 100 वोल्ट. जो स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वो आपका 100 वोल्ट होता है. एंड आफ्टर द आर्क इज जनरेटेड, द वोल्टेज अक्रॉस द आर्क विल बी रिड्यूस टू 20 and 35 volt, and the current that you use in case of any arc welding will be around 50 ampere to 600 ampere. So this is the, you can say, the specification of any arc welding process. So we have completed the arc welding process. आर्क वेल्डिंग बेसिकली जितने भी 4 टाइप्स हमने पढ़े वो अलग अलग तरह के मेटल्स के लिए, कार्बन, देन स्टेनलेस स्टील, देन कास्ट आयरन, सब के लिए अलग अलग तरह से यूज़ होता है. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वेल्डर हाउ एग्जैक्टली ही वांट्स टू डू द वेल्डिंग. बिकॉज लेट्स टेक द एग्जांपल दैट मिग वेल्डिंग इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वेल्डिंग दैट यू कैन इवन डू ऑटोमेटिकली. सो मिग वेल्डिंग के लिए आपको उतना ज़्यादा स्किल्ड होने का दरकार नहीं है. बट इन केस ऑफ अदर वेल्डिंग लाइक कार्बन वेल्डिंग या मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, इन दैट पर्टिकुलर केसेस यू हैव टू हैव अ स्किल्ड वेल्डर in order to do the welding. In the next coming video I'll be discussing about the resistance welding as well. So in case if you have any doubt regarding this arc welding or regarding this particular resistance welding that we will do in the next video, download the Zadlan app again. You can contact me through the Zadlan app, and you can also find out this particular arc welding and resistance welding notes in the Zadlan app. The 6th semester exam is now going to be held. That will be a type of multiple choice question. So we are now preparing the model bonus question that we promised you in the Zadlan app, and it will be available before the 10 days. 10 दिन के पहले वो कुछ सारे MCQs जो हैं important MCQs as a bonus question सारे subject में available हो जाएंगे. So keep your app updated, keep your app installed, and do subscribe to this channel for the next video that we are doing is resistance arc welding. Until then, I will see you in the next lecture.